इस बीच इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों ने रविवार को 1.4 अरब डॉलर के महामारी कोष को लॉन्च किया। इस फंड का इस्तेमाल भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने के लिए किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से यूपीआई की सफलता के बारे में दुनिया को बताया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। सर, पहला सवाल फंड पे, ये जो नया फंड है क्या है, किस काम आएगा, कब आएगा? शो में याद होगा कि जब कोविड आ रहा था तो दुनिया के जो समृद्ध और अमीर देश थे उनकी पूरी दुनिया में बड़ी आलोचना हुई थी। वैक्सीन की पॉलिसी को लेकर उन्होंने अपने यहाँ वैक्सीन रखी थी, दुनिया के देशों को नहीं दी थी। वैक्सीन रिसर्च को लेकर, वैक्सीन के पेटेंट को लेकर, और उसके बाद एक किस्म से उनके ऊपर एक दबाव था और एक तरीके का अपराध बोध था विकसित देशों में कि वो पैंडेमिक से या महामारी से पूरी दुनिया में जो तबाही फैली उसमें जो परेशान होने वाले देश थे, खासतौर से जो मिडिल इनकम, लो इनकम देश थे या डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उन्हें कुछ मदद कर सके। तो G20 की इस बाली समिट में पहली चीज़ ये हुई कि एक बड़ा पैंडेमिक फ़ंड बनाया गया है। इस फंड को एक शुरुआती फ़ंड कहा गया है। इसमें 1.4 बिलियन डॉलर का कोष रखा गया है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने कहा कि बिल्कुल शुरुआती फ़ंड है, इसमें और भी आगे पैसा आएगा। माना जा रहा है कि इस्टीमेट किया है G20 ने कि दुनिया में के देशों को उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए करीब 31 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। फिलहाल इसमें G20 के देशों ने, कुछ प्रमुख देशों ने और गेट्स फाउंडेशन ने पैसा दिया है इस फंड को चलाने के लिए। इसके बाद इसमें अलग अलग पैसा आता जाएगा और शायद इससे तीसरी दुनिया के देशों को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मदद दी जाएगी। सर, इसके अलावा ये तो एक बात हो गई फंड की, इसके अलावा अगर G20 सम्मेलन गौर करना है, ध्यान रखना है, तो क्या अहम बातें और होंगी? लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है इस समय दुनिया की परिदृश्य से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर आप कूटनीतिक रूप से देखें। ये इस सम्मेलन के बाद दुनिया के में जो अलग अलग किस्म के भू राजनीतिक तनाव शुरू चल रहे हैं, जहाँ पर चाइना ताइवान एक हब बना हुआ है, कोरिया एक हब बना हुआ है, और यूरोप में रूस यूक्रेन एक तीसरा हब है, और मिडिल ईस्ट एक चौथा हब है। इन पर जो तनाव है इसे ईज आउट करने के लिए और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जो कि मंदी और स्टेफ्लेशन में फंस रही उन्हें उबारने के लिए इस मंच पर, बाली के मंच पर कुछ बड़ी सहमतियां बनना ज़रूरी है। यहाँ जो सबसे बड़ी मीटिंग जिस पर निगाह रहेगी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पीछे हो जाएंगी, वो होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात जो यहाँ होनी है। और ये काफ़ी तनातनी, काफ़ी खींचतान, तनाव, रिश्ते काफ़ी हद तक ख़राब हो जाने के बाद ये मुलाकात होने की वहाँ संभावना है। और अगर ये मुलाकात सही माहौल में होती है और इससे एक बेहतर स्टेटमेंट निकलता है तो कम से कम आर्थिक रूप से दुनिया के बाजार जो ऑलरेडी एज पर बैठे हुए हैं, महंगाई और मंदी के बीच झूल रहे हैं, उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी इस बातचीत से। अमेरिका की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वो चीन के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, यानी बाइडेन ने बाली जाते समय उनके प्रशासन ने संकेत दिए हैं। इधर चीन ने रूस की तरफ से चिप टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोई रिटेलिएशन नहीं किया है, कोई पलटवार नहीं किया है, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहें। तो दोनों देश तनाव को कम करके दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे और शांति पर बातचीत करेंगे। इसलिए बाली की बैठक महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इस पहलू में वो रूस का परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि अमेरिका इस बैठक में, हालांकि चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जो शायद परोक्ष रूप से रूस के साथ दिखे हैं इस पूरी व्यवस्था में, लेकिन इसके बाद भी G20 के इस मंच पर अमेरिका और बाकी देश रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। रूस ने G20 में सिक्योरिटी पर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा के प्रस्ताव को खारिज किया है। ये एक दिलचस्प रसाकशी होगी और ये दिखाई देगा कि दुनिया के कौन से देश रूस के साथ हैं और कौन से देश रूस से अलग हैं। इस संदर्भ से भी G20 की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है।